यदि जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑल ऑन काइंड ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। कंटेंट आप हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जरूरी जानकारी जान लीजिए। इस रविवार को हमारे जयपुर सेंटर पर एक टेस्ट रखा गया है, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर जयपुर पर। आप इसे स्कैन करके भी अपने लिए अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स के पेपर हैं जो टेस्ट के लिए आपके सामने रखे गए हैं। ऐसे ही हमारे दिल्ली सेंटर पर भी आपके लिए टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है। ये प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, आप इसे जाकर दे सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित10 लगाकर आप इस चीज को दे सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। केवल 2 ही शहर नहीं अपितु भारत के 11 शहरों में आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए एक फ्री टेस्ट आयोजित करवा रही है। ठीक इसी प्रकार से इस संडे को अनअकैडमी के द्वारा एसएससी प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी के एसएससी कैटेगरी में एक टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है जो कि ऑनलाइन है, दोपहर 12 बजे है। यदि आप एसएससी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके विनर बनके उपहार जीत सकते हैं, इवन फ्री सब्सक्रिप्शंस भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। इतिहास से, नेल्सन मंडेला से आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में इन्हें जानने की जिज्ञासा रही होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जो दर्शक, श्रोता और मेरे प्यारे मित्र जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से बहुत से लोग इन्हें आपके कार्यों के लिए जानते भी होंगे। लेकिन कहते हैं कि जितने भी महापुरुषों को आप पढ़ें, आपके अंदर उनके जीवन से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। इसीलिए मैंने आज इस खास दिन को चुना, क्योंकि 10 मई के दिन ही, यानी 10 मई 1994 के दिन ही नेल्सन मंडेला रंग भेद के खिलाफ लड़ते हुए दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। तो इतिहास में आज का दिन बहुत खास था, इसलिए मैंने आपको आज के पहले सवाल के अंदर लिया है। आइए शुरुआत करते हैं इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से जानकारी लेकर। लेकिन अगर मैं इस सवाल को वन लाइनर सवाल में आपके साथ डिस्कस करूं कि जो सबसे कॉमन क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि दुनिया भर में मंडेला दिवस किस दिन मनाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दिन को घोषित किया गया है। तो आंसर है मेरे प्यारे साथियों, मंडेला दिवस वर्ष 2009 के अंदर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अप्रूव किया गया था। यानी कि यह कहा गया था कि मंडेला जी के याद में, वो जब जीवित थे उस समय ही मंडेला दिवस अनाउंस कर दिया गया था। वर्ष 2009 के अंदर उनकी जन्म तिथि को मंडेला दिवस के रूप में, यानी 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए अनाउंसमेंट यूएन के द्वारा वर्ष 2009 में किया गया। मेरे प्यारे साथियों, ये वो लिविंग लीजेंड थे जिनके नाम के ऊपर दिवस घोषित हुआ जब ये जीवित थे उस समय। यानी कि जिस प्रकार से आप मलाला दिवस या मलाला यूसुफजई के जीवित रहते हुए यूएन के अंदर एक दिवस की कल्पना करते हैं, बिल्कुल वैसे ही नेल्सन मंडेला जी के ऊपर वर्ष 2009 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने एक दिवस घोषित किया जो कि रंग भेद के खिलाफ था। 18 जुलाई उस तारीख को रखा क्योंकि 18 जुलाई 1918 को ही नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था। भाई स्क्रीन ही गायब हो गई है, देखो चैट ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का कुल मिलाकर के अर्थ यह है कि नेल्सन मंडेला जी 18 जुलाई को तो आप रिलेट कर ही ले जाएंगे। इसके साथ साथ जो अन्य तथ्यात्मक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि 18 जुलाई 1918 के बाद में जितने भी जीवन वृतांत रहे उनमें सबसे महत्वपूर्ण वृतांत यह था कि ये 27 साल जेल में बिताए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति ने अपना जीवन जिया है, क्योंकि मैं ये मान सकता हूं कि जितने भी साथी मुझे इस समय सुन रहे हैं वो नेल्सन मंडेला जी के समय काल में पैदा हो चुके होंगे, क्योंकि वर्ष 2013 में इन्होंने देह त्याग किया। यानी 2013 से पहले के ही जन्मे हुए आप में से बहुत लोग होंगे। हो सकता है आप में से बहुतों ने गांधी जी को कभी ना देखा हो सकता है आपने गांधी जी को कभी ना पढ़ा हो, लेकिन दुनिया के अधिकांश विचारक ये कहते हैं कि नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जी दोनों एक ही अम्बेलिकल कॉर्ड से बंधे हुए थे।
और वो अम्बिलिकल कॉर्ड था अहिंसा। कहते हैं कि नेल्सन मंडेला जी ने अपने 27 साल के जेल के दौरान महात्मा गांधी को बहुत पढ़ा। मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी जी को उन्होंने बहुत पढ़ा और महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए अहिंसा के पाठ को उन्होंने प्रैक्टिकली करने का प्रयास किया और यह कहा कि अहिंसा के पथ पर चलकर मैंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जो जंग शुरू की है उसमें जीत हासिल की। कहने का अर्थ यह है कि हम किताबों में बहुत महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी के एकादश व्रत हुआ करते थे जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्वाद, ये ब्रह्मचर्य आदि गुण हमने बताए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनमें से एक गुण को भी पालना में लेकर नेल्सन मंडेला भारत रत्न से तो सम्मानित हुए ही, इसके अलावा दुनिया भर में शांति के लिए विख्यात नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। साथियों, अगर तथ्यों की मैं आपके साथ बात करूं तो उन्हें वर्ष 1990 में भारत रत्न मिला और जो मैं तथ्य आपके साथ अतिरिक्त रूप से शेयर कर रहा हूं वो ये है कि 1990 में जो उन्हें भारत रत्न मिला वो भारत के दूसरे विदेशी नागरिक हो गए जो कि भारत रत्न से सम्मानित हुए। यानी कि भारत ने अभी तक 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया है। उनमें से एक का नाम नेल्सन मंडेला है और दूसरे का नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है जो कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि भारत ने किस प्रकार से गांधी के मूल्यों को आज तक अपनाया है, इसका जीवंत उदाहरण है कि जब नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया तो उसके पीछे भी बड़ा वजह थी और वो ये थी कि वो गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। और इसी प्रकार से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें आप सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, उन्हें भी महात्मा गांधी जी की तर्ज पर ही यानी उन्हीं की याद पर, उन्हीं के सम्मान में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक विदेशी मूल की महिला मदर टेरेसा भी रही जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन वे भारत की नागरिक बन चुकी थी, इसलिए विदेशी नागरिकों में आप 2 के ही नाम पढ़ते आए हैं। साथियों, नेल्सन मंडेला जी के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तस्वीर है जिसको आप देख रहे हैं जिसमें मंडेला जी जो हैं वो भारत रत्न लेते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाई साहब, यहां पर आपको यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है इसमें मंडेला जी जो हैं वो यहां पर हमारे राष्ट्रपति जो हैं उनके हाथों भारत रत्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ में साझा करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में तथ्य है कि ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें दक्षिण अफ्रीका में मदीबा के नाम से जाना जाता था। साथियों, ये जो तथ्य होते हैं मदीबा, ये बहुत से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आपको यहां पर इनके बारे में और भी बातें बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके सामने एक फैक्ट और शेयर करता हूं। फैक्ट ये है, एक बार हर्ष भाई कॉल कर लेना। लेकिन फैक्ट ये है मेरे प्यारे साथियों कि आपके सामने इनके बारे में यूपीएससी में भी सवाल कैसे पूछा जा सकता है। देखिए, मैंने अभी जो आपको फैक्ट्स गिनाए वो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर आपके सामने कुछ फैक्ट्स मैंने गिना दिए हैं, आप इन्हें पढ़ें, आराम से जान लें। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं अन्य फैक्ट्स की बात करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मंडेला जी के बारे में यूपीएससी लेवल पर क्या सवाल पूछा जा सकता है। जरा क्वेश्चन को आप यहां देखें। नेल्सन मंडेला एक्सपेंडेड आवर कैपेसिटी टू रीथिंक पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ एम्पैथी। देखिए, इस प्रकार के शब्द जो हैं ये आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। 2 बातें जानिए। देखिए, व्यक्तित्व एक ही है और उन व्यक्तित्व से जुड़े हुए सवाल 2 प्रकार से पूछे गए। पहला, जहां एक और स्टेट पीसीएस लेवल पर, यूपीएससी लेवल पर डेस्क्रिप्टिव चीजें पूछी जा सकती हैं, वहीं पर वनडे एग्जामिनेशंस में उनसे जुड़े हुए कुछ सामान्य तथ्य जैसे मंडेला दिवस, भारत रत्न, शांति पुरस्कार, ये पूछे जा सकते हैं। तो एक बार के लिए हम जब इनके चरित्र का विचरण कर रहे हैं उस समय पर आपके साथ में मैं कुछ तथ्यात्मक जानकारी रख रहा हूं। यहां पर आप देखें कि रीथिंक पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ एम्पैथी, फॉरगिवनेस एंड वैल्यूज, हिज लाइफ ऑफर्स मैनी लेसन्स विच आर ऑफ रिलेवेंस टू अस मोर नाउ देन एवर। यह सवाल इनसे जुड़ा हुआ पूछा गया परीक्षाओं में। यूपीएससी के अंदर अगर यह सवाल पूछा जाए तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे
यदि आपसे यह पूछा जाए, महात्मा गांधी जी के बारे में आप में से बहुत से लोग बहुत सारे तरह तरह के विचार रखते हैं, लेकिन आपसे ही आपके विचार पूछ लिए जाएं कि आज के समय में महात्मा गांधी जी के विचार कितने प्रासंगिक हैं, अब आपको उनके बारे में आंसर लिखना है। लेकिन जरा विचार करिए कि नेल्सन मंडेला को क्वेश्चन में कोट करके दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि आज के समय पर आप उन्हें कितना प्रासंगिक पाते हैं। देखिए, मैं आपको यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कि आपके एथिक्स वाले चैप्टर में, एथिक्स वाले पेपर में बहुत काम का है, मैं उसे आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा, और वो टाइटल है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है स्व अनुभूति, जिसको समानुभूति के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर एक बात बहुत ध्यान से देखने की है, वो ये है, पहले इस शब्द को समझ लीजिए, फिर मंडेला जी से इसे रिलेट कर लेंगे और फिर हम इस बात को गांधी जी से भी रिलेट कर ले जाएंगे। थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करें। आप इस क्वेश्चन का अभ्यास भी कर लीजिएगा, मैं आपके सामने इसकी स्क्रीनशॉट लेने के लिए सवाल छोड़ दे रहा हूं, आप इसका अभ्यास भी कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिए सवाल क्या बना, पहला पॉइंट सुनिए बेटा। एम्पैथी आफ्टर ऑल होती क्या है? एथिक्स में ये बहुत बड़ा मूल्य है। कहते हैं कि जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, यानी दैट इज OLQ जो है, या फिर ये समझिए कि प्रशासक के जो नैतिक गुण धर्म हैं, जो कि नोलन कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड हैं, उनमें से भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये, जिसको आप लोग एम्पैथी के नाम से जान रहे हैं। कैसे? देखिए, क्या है कि जब तक आप कहते हैं ना कि जब तक क्या कहें, वो क्या जाने पीर पराई जिसकी कभी ना फटी हो बिराई। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप दूसरे का दर्द तब तक नहीं जान सकते जब तक आप उस दर्द को खुद से कभी अनुभव ना कर लिए हो। आप दूसरे के भूख के ऊपर कमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन कभी आपने खुद ने अगर भूख का एहसास ना किया हो, आप सड़क पर बैठे हुए लोगों को ठंड में ठिठुरता हुआ देख करके उनके बारे में चिंता व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी चिंता में वो दर्द तभी आएगा जब आपने खुद ने कभी ठंडी रात में बिना वस्त्र के, बिना ओढ़ने के कपड़ों के उस ठंड का एहसास किया हो। यानी स्व अनुभूति जो है वो तब विकसित होती है। और देखिए, जितने भी महानायक रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो या नेल्सन मंडेला हो, इन्होंने दुनिया के दर्द को अपने ऊपर बोझ के रूप में ढोकर देखा है। आप में से बहुत से लोगों ने महात्मा गांधी जी की जो पिक्चर आपके सामने या कहीं पर देखी हो, उसमें आपको वो एक अंगवस्त्र के रूप में कपड़ा पहने हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसमें वो अर्धनग्न आपको हमेशा एक लुंगी बांधे हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपको उस तस्वीर को देख करके ये विचार भी करना चाहिए कि ये वस्त्र जो इन्होंने धारण किए, ये वस्त्र इसलिए धारण नहीं किए थे कि इन्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। नहीं, महात्मा गांधी जी काफी अच्छे वकील थे। वकालत करने जो आदमी दक्षिण अफ्रीका गया हो, वो कोई हल्का व्यक्ति नहीं हो सकता। विदेशों में पढ़ाई की हो, वो हल्का व्यक्ति नहीं हो सकता। काफी ठीक ठाक परिवार से भी थे। लेकिन जब कहते हैं, एक बार मतलब तथ्य से हटके आपके साथ ये विचार साझा कर रहा हूं, गांधी जी जब भारत लौटे, जिसकी याद में आप प्रवासी दिवस मनाते हैं, तो भारत की राजनीति में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत का पथ भ्रमण किया। पथ भ्रमण, अच्छा, आप में से जो भी विद्यार्थी हैं कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि गांधी जी भारत कब लौटे जिसके चलते हुए आप प्रवासी दिवस मनाते हैं। अच्छा, दूसरा मैं एक सवाल यहां पर और ऐड कर देता हूं। भारत भर में भ्रमण करके पहली बार उन्होंने पब्लिक भाषण कब और कहां दिया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको अन्य जानकारियां देता हूं। तो महात्मा गांधी जी जब भारत लौटे तो उन्होंने पद यात्रा की, पूरे देश की यात्रा की। आज भी आप बहुत से राजनेताओं को देखते होंगे कि वो दुनिया भर में जब भी कहीं पर पॉलिटिकल पांव जमाना चाहते हैं तो अपनी यात्रा करते हैं। कोई रथ यात्रा करता है, कोई पद यात्रा करता है। कहते हैं कि एक बार वो उड़ीसा के किसी गांव से निकल रहे थे, महात्मा गांधी जी के साथ उनकी धर्मपत्नी साथ में जा रही थी। तब उनसे मिलने के लिए दो महिलाओं में से एक महिला बाहर निकलकर आई। तो हुआ ये कि उन्होंने अपनी परेशानियां बताते हुए कहा कि मां, हम आपसे मिलना तो चाहते थे, लेकिन हमारे पास वस्त्र नहीं है। कहते हैं उड़ीसा के एक घर के अंदर जब महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी ने दो महिलाओं को इस व्यथा से पीड़ित देखा कि दो महिलाएं एक घर में रहती थी लेकिन पहनने के लिए एक ही वस्त्र था, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने आकर महात्मा गांधी जी को बताया कि देश के अंदर स्थितियां इस कद्र तक हैं कि लोगों के पास पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा तक नहीं है। तो महात्मा गांधी जी ने, कहते हैं, उसी दिन वस्त्र त्याग करके वही एक कपड़ा पहना जिसे वो खुद से बना सकते थे। यानी आत्मनिर्भर भारत के अंदर चरखे से काट कर सूती कपड़े से जो वस्त्र वो खुद बना सकते थे, वही उन्होंने पहनना शुरू किया। तो जो शब्द मैं आपसे बोल रहा हूं, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी आफ्टर ऑल है क्या?
मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं कि भाई आपको बहुत बड़ी परेशानी है, आप बेरोजगारी से पीड़ित चल रहे हैं, मैं आपका दर्द समझने की कोशिश। वास्तविकता में अगर मैं खुद कभी बेरोजगार नहीं रहा तो मैं आपके बातों को ले केवल बढ़ा चढ़ा करके केवल आपकी बातों से अपना भविष्य सुधार रहा हूं। कहने का अर्थ यह है कि बड़े बड़े लोगों में से मंडेला जी भी वो व्यक्ति हैं जिन्हें रंग भेद की नीति ने प्रताड़ित किया। अब यह क्या कहानी थी, सुनिए ध्यान से। देखिए क्या था कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको, हालांकि सवाल थोड़ा ज्यादा ही बड़ा कर रहा हूं, लेकिन सुन लीजिए, इतिहास की परिप्रेक्ष्य में इस तरह की जानकारियां कभी कभी जानने का मौका मिलता है। अगर आप अफ्रीका का मैप कभी उठाकर देखें तो अफ्रीका को ना हम मतलब मैं इस तरह से रफ बना देता हूं, इधर की तरफ यूरोप है, इधर की तरफ एशिया है, अफ्रीका इस प्रकार से है ना। कभी हम ज्योग्राफिकली इसकी चर्चा कर लेंगे कि मतलब इसको क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कहा जाता है ना। अच्छा, अंध महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहते हैं कि यूरोपियंस जब एशिया की खोज के लिए आ रहे थे तो उन्हें आते समय अफ्रीका के चक्कर लगा के आना पड़ता था। तो अफ्रीका के चक्कर लगाते हुए, अगर आपके पास में मैप रखा हो, क्योंकि मैं बोलता तो हूं कि अपने साथ में मैप रखिए, लेकिन मैं आज लेके आना भूल गया हूं, आप अपने साथ मैप जरूर रखें। तो यूरोप वाले जब यूरोपियंस एशिया की यात्रा पर आते थे तो अफ्रीका के दक्षिण से होते हुए आते थे। देखिए अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण में, यहां पर दक्षिण अफ्रीका है, बिल्कुल नीचे की तरफ है ना। दक्षिण अफ्रीका के भी दक्षिण में जो स्थित जगह है उसी को दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है ना। अच्छा, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे दिया है कि गांधी जी का जो प्रथम भाषण था वो बीएचयू में हुआ था। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दिया आप सबने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गांधी जी ने अपना प्रथम भाषण दिया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने मुझे बताई, गांधी जी के आने पर, जल्दी बताइए कि यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स में 1915 आंसर लिखा मिल रहा है, दिन भी बता दीजिए। प्रकाश सेन ने आंसर दिया है 15 जनवरी 1915, जिसे आप प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा जल्दी करता हूं, फैल जाता हूं, बस ये थोड़ी कमजोरी है मेरी। तो यहां से जब ये निकल करके अंग्रेज जाया करते थे तो अंग्रेजों को यहां थोड़ी ठंडक का एहसास होता था। क्यों? क्योंकि दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। यूरोप में जहां से वो चले आ रहे हैं वो फ्रिजिड जोन में से चले आ रहे हैं या टेम्परेट जोन से चले आ रहे हैं। टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन से चला हुआ व्यक्ति जब यात्राओं पर आ रहा है तो अंटार्कटिका के नजदीक पहुंच करके दक्षिण अफ्रीका के पास उसे थोड़ी ठंडक का एहसास हो रहा है। तो ये जो ठंडक वाली जगह है ना, इस जगह पर ये लोग थोड़ा विश्राम कर लिया करते थे। कौन लोग? अंग्रेज लोग। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के एकदम कॉर्नर पर। और इसे केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि वो किनारा जिसके बाद में एशिया जाने का उनका सपना पूरा हो सकता है, यानी कि उनका सपना गुड होप पूरी हो सकती है। केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया इस जगह पर, जो दक्षिण अफ्रीका का एकदम नीचे का पॉइंट है। जिस प्रकार से आप लोग हम्बन टोटा को श्रीलंका के नीचे देखते हैं, कन्याकुमारी को भारत के दक्षिण में देखते हैं, ऐसे दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप, वहां पर अंग्रेज रुका करते थे। हैं? तो अब होता क्या था कि अंग्रेजों ने इस जगह पर इतना जबरदस्त कब्जा बिठाना शुरू किया कि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज ही बसने लग गए। किस्मत से दक्षिण अफ्रीका में जबरदस्त माइंस मिली। आपको मालूम होगा जोहान्सबर्ग जैसी जो जगह है वो गोल्ड माइंस के लिए जानी जाती है। यहां पर बहुत से जगह ऐसी बनकर आई जो गोल्ड और डायमंड माइंस के लिए जानी गई। कहते हैं अंग्रेजों की किस्मत जबरदस्त थी, जहां पैर डाल दिया वहां कुछ ना कुछ निकाल के बाहर आते थे। तो इन लोगों को यहां पर बड़ी सारी चीजें मिली, तो अंग्रेजों ने इस जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यानी आज भी जब आप दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम देखते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि यार ये लोग हैं तो अफ्रीकी, लेकिन इसमें अंग्रेज ही अंग्रेज क्यों दिखते हैं? रीजन है, यहां पर सारे की सारे माइग्रेंट्स वो हैं जो आए तो एशिया की तलाश में थे लेकिन वहीं पर रहना शुरू कर दिए। इन अंग्रेजों ने वहां के लोकल जो थे अफ्रीकी नागरिक, जो कि अश्वेत थे, जो कि रंग में थोड़े काले थे, उन लोगों को वहां से भगाना शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका के इस कॉर्नर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आपने बहुत से ऐसे युद्ध पढ़े होंगे, चाहे जुलू आंदोलन पढ़ा हो, महात्मा गांधी जी को जितने भी अवार्ड मिले, वो असल में क्या था कि अंग्रेज जो थे वो वहां की जो ट्राइब्स थी, जो रंग में काली थी, उन्हें भगा करके अफ्रीका के उस क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिए। ऐसा अंग्रेजों ने हर क्षेत्र में किया। ये कम संख्या में आते थे लेकिन अनुशासन के चलते वहां से बहुत सारे लोगों को भगाने में कामयाब हो जाते थे। तो अंग्रेजों का ये जो कारनामा है ये सफल हुआ, और ये जो कारनामा सफल हुआ
तो यहीं पर से शुरू हुआ श्वेत वर्सेस अश्वेत का आंदोलन। श्वेत वर्सेस अश्वेत की जो लड़ाई है, अंग्रेज जो थे वो अश्वेतों से घृणा करने लगे, और अश्वेतों से घृणा जो है वो धीरे धीरे वहां की सत्ता में भी दिखने लगी। अंग्रेजों ने शासन करने के लिए तो सारी पद जो है वो अंग्रेजों को ही दिए, गोरे लोगों को दिए, और फैक्ट्रियों में काम करवाने के लिए, माइंस में काम करवाने के लिए जो लोग बिठाए गए वो अश्वेत थे। उन्हीं में से एक थे आपके नेल्सन मंडेला। हालांकि इस कहानी में यहां तक पहुंचने में मैंने बहुत सी बातें आपको बताई, लेकिन फिर भी सुनते चाहिए। नेल्सन मंडेला भी ऐसे ही कोयले की खान में काम किए हुए थे, डायमंड्स की माइन में काम किए हुए थे। नौकरी के रूप में वो माइन में खदान का काम करते थे, खोदने का काम करते थे। क्लियर? उन्हें क्या समझ में आया कि अंग्रेज जो हैं वो उनके साथ में ट्रीटमेंट रंग के आधार पर कर रहे हैं, ना कि उनकी काबिलियत के आधार पर। अब आप पूछेंगे ऐसी क्या काबिलियत थी? नेल्सन मंडेला भी अंग्रेजों के द्वारा जो जो अश्वेत लोग थे उनके लिए जो स्कूलें खोली गई थी, मिशनरी स्कूल जो होती थी, उनमें से ही पढ़कर निकले थे। तो होने को इन्हें भी पढ़ाई का पूर्ण नॉलेज था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें देश के अंदर कोई भी बड़ा पद नहीं मिला। लिपिक के अलावा इन्हें कोई भी कार्य करने के लिए नहीं मिला। अपने बचपन से लेकर युवा अवस्था में मिले इसी तिरस्कार के भाव ने नेल्सन मंडेला के अंदर अपने देश के अंदर रह रहे सभी लोगों के लिए नेतृत्व करने का साहस दिया। मैंने आपको फिर से कहा, वही व्यक्ति नेतृत्व करने की क्षमता रखता है जिसने कभी खुद से उस दुख को फील किया हो। नेल्सन मंडेला ने अपने इसी एम्पैथी के भाव से अफ्रीका के जनमानस के अंदर एक नेतृत्व का भाव पैदा किया और कहा कि ये जो श्वेत वर्सेस अश्वेत की लड़ाई है, इसे हमें मिलकर लड़ना है। अब्राहम लिंकन हो या मार्टिन लूथर किंग हो, जिन्होंने इसी प्रकार के आंदोलनों को हमेशा जन्म दिया, महात्मा गांधी ने जिन्होंने इस प्रकार के आंदोलनों को जन्म दिया, नेल्सन मंडेला ने भी सोचा कि अब मैं भी यहां पर सबको साथ लेकर के, चाहे गोरा हो या काला हो, उन्हें मैं एहसास कराऊंगा कि गलत क्या होता है। उन्होंने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसके बाद उन्हें देशद्रोह के आरोप में अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी चाय ठंडी हो गई। अंग्रेजों के द्वारा जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो उनकी गिरफ्तारी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, अपितु मेरे प्यारे साथियों कुल 27 साल चली। आपको जान के आश्चर्य होगा, और देखिए यह मैं बात आपसे आज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम में से बहुत सारे विद्यार्थी, हम में से बहुत सारे युवा आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उन्हें कष्ट के नाम पर अगर कोई धूप में खड़ा रहने के लिए भी कह दे तो शायद वो आंदोलन से पीछे हट जाएं। आप विचार करिए कि नेल्सन मंडेला जैसा आदमी, जिसके बारे में आज मुझे बोलते हुए 20 मिनट से ऊपर हो चुका है, दुनिया भर की किताबें जिनके ऊपर लिखी जा चुकी हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन के 27 साल 8/7 के कमरे में बिताया। सोचिए, विचार करिए, यह आसान नहीं है। सुन लेना, मैं जिस क्लासरूम में खड़ा होकर के आपकी यह क्लास ले रहा हूं, इसकी भी कमरे की जो वॉल है वो 10/12 या 10/13 की है। सोचकर देखिए, 8/7 के अंदर यदि आपको जीवन के 27 साल बिताने हो, मैं कहता हूं कि मुझे कोई इस कमरे के अंदर दिन भर बिठा दे तो शायद मैं बीमार हो जाऊं। इतना मानसिक रूप से आज का युवा जो है वो अपने आप को अंगेज पाता है। और सोच के देखो कि ऐसी स्थिति के बावजूद 27 साल की कड़ी इस परिश्रम के दौरान वो अपने उस मुख्य उद्देश्य से नहीं चूके। कौन सा उद्देश्य? मजाक नहीं है। हम लोगों को लगता है, हमको लगता है कि एक इतिहास की चीज और पढ़ा दी। जी नहीं जनाब, कहानियों में अक्सर वही लोग सुने जाते हैं मेरे प्यारे साथियों जिन्होंने दुनिया से अलग हटके चलने का साहस किया होता है। इस 8/7 के कमरे में उनका सबसे बड़ा साथी कौन था, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस समय भी वो केवल किताबों को ही अपना मित्र मानते थे। साथियों, अगर आप कहते हैं कि जब भगत सिंह को, आजाद भगत सिंह, हमारे शहीद भगत सिंह को जब फांसी के लिए लेकर जा रहे थे तो उन्होंने फांसी देने वाले उस पुलिस वाले अधिकारी को रोका था और कहा था कि होल्ड करो, मेरी एक किताब खत्म हो जाने दो। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि उस समय भगत सिंह कौन सी बुक पढ़ रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी बड़े क्रांतिकारी आपने सुने, ये बहुत अच्छे रीडर्स हुआ करते थे। महात्मा गांधी जी खुद
टॉल्स्टॉय के साथ में पत्राचार के माध्यम से संवाद किया करते थे। बहुत सारे देश के हमारे अंदर क्रांतिकारी ऐसे हुए जिन्होंने देश में क्रांति लाने के लिए दुनिया भर के क्रांतिकारियों को पढ़ा। उनमें से नेल्सन मंडेला ने गांधी जी को पढ़ा और गांधी जी को पढ़ते हुए उन्होंने अहिंसा को अपने अंदर आत्मसात किया। कहते हैं कि मंडेला शुरुआती रूप से अहिंसावादी नहीं थे। अहिंसा का पाठ किसी व्यक्ति को समझाना इतना आसान नहीं है। उसके दिमाग में अहिंसा उसे एक वजन लगता है। उसे लगता है कि क्या यार अहिंसा 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 का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो मिसयूज किया है वो ये है कि अगर कोई आपके गाल पर एक थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा थप्पड़ कर दो। ये अहिंसा का सबसे टुच्चा और भद्दा एक्सप्लेनेशन है। गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति अक्सर मैं अहिंसा को समझाते समय कोट करता हूं और वो ये है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। यानी कि क्षमा या अहिंसा उस व्यक्ति पर शोभा नहीं देती जो कमजोर है, शोभा उस व्यक्ति पर देती है जो मजबूत है। यानी अहिंसा मजबूत व्यक्ति को ही अपनानी चाहिए। कमजोर अगर अहिंसा का पाठ पढ़ाता है या खुद पालन करता है तो वो डरपोक या कायर समझा जाता है। यानी गांधी जी की अहिंसा में यदि यही बात होती तो वो भारत छोड़ो आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन का नेतृत्व नहीं करते जिसमें उन्होंने करो या मरो जैसा पाठ दिया। यानी कि जब वो अंग्रेजों को यह समझाने में कामयाब नहीं पाए कि ये प्यार से नहीं मानने वाले हैं तो चलिए अब एक डंडा इनको दिखाते हैं और करो और मरो जैसा वो दिया गया। अर्थात आपको यह हमेशा याद रखना होगा कि अहिंसा जो है वो केवल ताकतवर का हथियार होता है और इस बात को मंडेला ने अपने 27 साल के उस कमरे के अंदर रह करके सीखा। और कहते हैं कि जिस दिन वो वहां से बाहर निकले उसके बाद उन्होंने 1990 मतलब जेल से जब बाहर निकले उसके बाद 1990 से लेकर 1994 के बीच में संपूर्ण देश में पद यात्राएं करके लोगों को इस अहिंसा का पाठ को समझाया और कहा कि मेरी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है। श्वेत वर्सेस अश्वेत के बीच में मैं कोई डिवाइड क्रिएट नहीं करना चाहता। अर्थात मैं ये नहीं कहता कि आज मैं रिहा हो गया हूं, लोगों के बीच में प्यार पा गया हूं। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि अब अश्वेत लोग श्वेतों को मार दें। जी नहीं, हम लोगों को आपस में मिलकर इस देश को चलाना होगा। मेरे प्यारे साथियों, जो व्यक्ति दुनिया का नायक बन चुका था जब वो जेल में था, अब दक्षिण अफ्रीका के अंदर लोग सड़कों पर निकल करके उसके लिए आंदोलन किया करते थे। विचार करिए कि जब वो व्यक्ति जेल से बाहर आया तो उसने सबसे पहला लेसन जो दिया वो ये है कि मेरी लड़ाई गोरे रंग से नहीं है, मेरी लड़ाई केवल उस मानसिकता से है जो अश्वेत को कम समझता है। और मेरे प्यारे साथियों, यहीं से ये जो इंक्लूसिवनेस है ये यहां पर निकल कर आती है। अर्थात आपको जो मैंने यहां लाइन लिखी है, एम्पैथी और फॉरगिवनेस एंड वैल्यूज, ये शब्द आपको समझ में आ जाना चाहिए। यानी कि आप 27 साल में देखिए, हम में से बहुत सारे विद्यार्थियों को, फिर एक चाय का घूंट, हम में से बहुत सारे बच्चों को अगर कोई कुछ बोल दे तो हमारे अंदर इतना गुस्सा और गुबार हो जाता है। कोई थप्पड़ मार दे तो हम उसकी टांग तोड़ने का विचार करते हैं, कोई टांग तोड़ दे तो मारने का विचार करते हैं। ये टेम्परामेंट है। लेकिन विचार करिए, जिस सोच ने किसी व्यक्ति के जीवन के 27 साल जेल में निकाल दिए हों, वो व्यक्ति जेल से निकलने के बाद पहले ही बार में बोलता है माफ किया। यानी कि आप पहले ही दिन राजा हो गए, क्योंकि अगेन क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा केवल वीर व्यक्ति के ऊपर ही शोभा देती है। यह शब्द जो है सुनने में बहुत आपको लगता है कि क्या बातें कर रहे हो, लेकिन जिस दिन कामयाब बन जाओगे और उस दिन किसी को क्षमा करोगे, हृदय परिवर्तन कराने में कामयाब हो जाओगे। समझ रहे हैं आप? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये जो फॉरगिवनेस है ना, इस फॉरगिवनेस ने एक अलग मुकाम कायम कर दिया। और ये जो मुकाम फॉरगिवनेस ने कायम किया, इसके बाद जो इंक्लूसिवनेस बनकर आई, जनता ने मंडेला को अपना नेता चुना। और मेरे प्यारे साथियों, आज ही के दिन यानी 10 मई 1994 को मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनाया गया। तो जो पहला अश्वेत राष्ट्रपति बना वो आज के दिन बना दक्षिण अफ्रीका में। इसलिए मैंने इतिहास के इस दिन को
आपसे डिस्कस करने के बारे में विचार किया। आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो, मैं ये कल्पना करता हूं। अगर आपको थोड़ा भी विचारों में थोड़ी समानता मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मैं आपसे यह तो नहीं कहता कि आप मेरी सोच से संतुष्ट हो या उसके साथ सहमत हो, लेकिन मैं आपसे यह जरूर कहता हूं कि यदि यह भी एक सोच है तो इस पर भी विचार जरूर किया जाए। उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न के बारे में लिखने के लिए बहुत सी बातें और बहुत सारा विचार मिल गया होगा। उम्मीद है कि आपको यह बात क्लियर हो गई हो। बच्चों ने लिख दिया है कि लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, बहुत से बच्चे लिख रहे हैं कि सर सुनते सुनते गूज बम्स आ गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये इसी कारण से तो महान लोगों की जीवनी पढ़ी जाती है। मैंने कुछ जीवन के पहलू आपके साथ इनके बारे में साझा किए। निश्चित ही आपको इनके जीवन से बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी और आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन इनकी वजह से आएगा। मैंने बहुत सारी बातें जो मैं लिखकर लाया था मैंने आपसे साझा कर ली हैं, मतलब लगभग मदीबा मैंने बता ही दिया है जो शेयर करने का। बाकी मैंने सारा कंटेंट आपके सामने यहां लिखकर दे दिया है। जो भी बातें हैं वो सब मैंने यहां पर लिख दी हैं। आपको ये कंटेंट क्लास पूरी होने के बाद हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाँ आज तो सर आप सिंगर भी बन गए। अरे हम काहे कुछ भी कर सकते हैं भाई, बस अपना वजन कम नहीं कर पाते हैं, यही कमजोरी है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, आप सबके प्यार से, आप सबके स्नेह से मैं आपका आरएनए लाने की पूरी हिम्मत जुटाकर पहुंच रहा हूं। इस बीच में कुछ चीजों का सैक्रिफाइस भी हो रहा है। जैसे मेरी एक इकोनॉमिक्स की क्लास जो है ये आरएनए के चक्कर में नहीं हो पा रही है, वो मैंने इसलिए वीकेंड पर उठा के डाल दी है। तो जो मुझसे मेरे पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स वाले विद्यार्थी हैं जो खफा चल रहे हैं, उनसे गुजारिश है अपनी नाराजगी थोड़ी सी बचा के रखें। एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होने दूंगा, सारी क्लासेस मैं वीकेंड पर, क्योंकि आपकी आरएनए को लेने के लिए ना 3 घंटे, ये जो बातें मैंने अभी आपको मंडेला जी के बारे में बोली ना, ये बातें मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, मैंने पढ़ी हैं। आपको पढ़ाने से पहले खुद ने टेबल पर बैठ करके इन सब बातों को कंपाइल किया है, सीक्वेंस में नोट किया है। मैं दिखा भी सकता हूं कि मैं इस तरह से शॉर्ट नोट्स आपको बताने से पहले बनाता हूं कि मुझे किन किन मुद्दों पर आपके सामने बोलना है ना। फिर मैं उन चीजों को आपके सामने रेफरेंस के साथ पेश कर रहा होता हूं। तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, और ये जो मेहनत है ना, ये आप तक पहुंचती है, आपका प्यार ही है जो आरएनए को खींचकर बुलाता है कि लेकर आ जाओ। मैं रटा रटाया ज्ञान भी बोल सकता हूं, इतने पुरस्कार मिले, इतने नोबेल पुरस्कार मिले, इसको मिला, फलाने को मिला। यार वो चीज जो है वो आप सब लोग समझते हैं, वो मेरे लिए वैल्यूलेस है। जब तक अगर मैं आपके जीवन में कोई थॉट प्रोसेस ना दे पाऊं तो आपके बड़े भाई का कर्तव्य निभाने में अपने आप को कम पाता हूं। चलिए, अपना ख्याल रखें। रेफरल कोड है मेरा अंकित 10। कल रविवार का दिन बहुत खास है। आप जहां पर भी हो, अगर आप 11 शहर हमारे, विशेष रूप से जयपुर, दिल्ली, प्रयागराज, इन शहरों में, कोलकाता अगर कहीं है, तो आप वहां जाकर अनअकैडमी का एक टेस्ट देके आ सकते हैं। फ्री टेस्ट यूपीएससी जीएस का और सीसेट का करवाया जा रहा है। आप वो टेस्ट दें, और ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी अपनी जानकारी ले सकते हैं। बाकी अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ने के लिए अनअकैडमी में आप लोगों के लिए एक अश्योर प्राइस दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत अगर आप 2 साल का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके अगले साल की पढ़ाई अनअकैडमी के द्वारा कराई जाएगी। आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप चाहें तो पहले ही अपना वो बुक कर सकते हैं। 11 शहरों में कल टेस्ट है, आप उसे जरूर दे सकते हैं। ठीक है, कल 12 बजे एसएससी कैटेगरी के अंदर भी एक कॉम्बैट टेस्ट रखा गया है अनअकैडमी पर, फ्री टेस्ट है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।